तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगला दीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम कर रहे हैं 78 डेज़ का प्लान। अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो आपको बता दूं, हम लेके चल रहे हैं 15 जून से लेकर 30 अगस्त तक आपका 78 डेज़ का प्लान, जिसमें हम कंप्लीट यूकेपीएससी का जो सिलेबस है प्री वाला, उत्तराखंड जीएस और करंट अफेयर तीनों को हम कवर कर रहे हैं, ताकि आपका प्री जो है आप बेहतरीन ढंग से उसे कर पाए, आपके जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो पाए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझ के, चीज़ों को समझ कर आगे उन पर बढ़ सकें। और इसके बाद जो हम सीधा जब मेंस का कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है, मेंस का हम जो कंप्लीट आपकी जो क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे टॉपिक को समझ में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे आपको आसान लगी चीज़ें, तो वहाँ के लिए भी आपका ये क्लासेस जो चल रही है 78 डेज़ की, ये आपके लिए वहाँ पे प्री फाउंडेशन का काम करेगी। ठीक है, तो हमने भाई शुरुआत की थी जीएस से। ठीक है, जीएस के तीनों पार्ट, सॉरी हिस्ट्री में हमने पहला कोर्स सब उठाया, हिस्ट्री के तीनों पार्ट खत्म किए। फिर हमने आर्ट कल्चर खत्म किया, आर्ट एंड कल्चर खत्म किया। फिर हमने पॉलिटी खत्म की, फिर हमने जियोग्राफी खत्म की, फिर हमने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी खत्म की। ठीक, अब साइड से हमने क्या, इकोनॉमिक्स आपकी शुरू कर दिए। इकोनॉमिक्स की भी 3 क्लास आपकी हो चुकी है और हम पहुँच के आरबीआई के बारे में। ठीक है, आरबीआई की पहली क्लास थी, कल हमने आरबीआई के बारे में काफ़ी कुछ देखा। अब उससे आगे की हम बातें आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल आरबीआई के जो मुख्य कार्य थे हमने वो देखा। आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियाँ होती, स्थापना अधिनियम, उसके मुख्य जो कार्य बेसिकली उनको देखा। और मौद्रिक नीति महंगी और जो डियर आपकी पॉलिसी है, आपकी जो चीप पॉलिसी है, उन सबको हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं उससे आएगा जो पार्ट आपका है, यानी कि हाँ, हमने कहा था भाई कि यहाँ पे, ठीक है, कि भाई आरबीआई का अगला जो आएगा कि अब आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, वो, ठीक है, और आरबीआई का साख नियंत्रण का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे बैंक दर क्या होता है, प्रधान आपका जो उधार दर, बेस आपकी रेट क्या होता है, एमसीएलआर को समझेंगे, बेंचमार्क रेट क्या होता है। ठीक है, फिर हम खुले बाजार की ओपन जो मार्केट की प्रक्रिया क्या होते हैं वो देखेंगे, हम फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, रेपो और रिवर्स रेपो को देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे रेपो और ये सीमांत सुविधा दर क्या होती है, नकारात्मक ब्याज दर, तरलता, जो समायोजित सुविधा आपका जो है एलईएफ क्या होता है, अनुपातिक कोष प्रणाली, जीडीटीएल, एनडीटीएल क्या होता है, बैंक खातों के प्रकार हम समझेंगे, और नगद कोष अनुपात सीआरआर तक मैं करने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में। उसके बाद आरबीआई का थोड़ा कुछ टॉपिक और बचेंगे, उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमने कहा भाई कि जो आपका आरबीआई का जो काम है, आरबीआई का जो साख नियंत्रण का काम है, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, हम ये देख रहे हैं भाई। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई आरबीआई क्या है, आरबीआई की 2 मुख्य आर्थिक नीतियां आरबीआई के पास होती है भाई। ठीक है, मतलब आरबीआई की नहीं, 2 मुख्य आर्थिक नीतियां आपकी होती है, जिसमें एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है राजकोषीय आपकी पॉलिसी। राजकोषीय पॉलिसी हमने पढ़ा था कि जो आपका सरकार है, यानी कि जो वित्त मंत्रालय है, ठीक है, उसके तहत काम करता है। और जो राजकीय पॉलिसी है आपकी लॉन्ग टर्म की है। ठीक है, तो राजकीय जो पॉलिसी है ये आपकी एक दीर्घकालीन आपकी नीति है। लेकिन जहां आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भाई ये आरबीआई के द्वारा बनती है, और ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि अल्पकालिक आपकी नीति है, यानी कि मैक्सिमम आपका 1 साल की आपकी बनाई जाती है। ठीक है, ये बेसिक आपको बात है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब आपकी जो मौद्रिक नीति हमने कहा भाई, इसकी समीक्षा के लिए फिर आपकी एक समिति बनती है, एमपीसी, मॉनेटरी आपकी जो पॉलिसी कमेटी आपकी है, मौद्रिक नीति समिति आपकी बनती है। इसके द्वारा जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, अब ये आपकी जो मॉनेटरी नीति पॉलिसी है, मौद्रिक नीति समिति है, ठीक है, इस समिति की जो आपके चेयरमैन होंगे वो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो रहते हैं भाई। ठीक है, ये आपकी जो एमपीसी है भाई, ये एमपीसी आपकी बनी थी, हमने ऊपर पढ़ा था 2016 में बना है। ठीक है, 2016 में आपका जो आरबीआई एक्ट आपका 1934 था, उसमें जो आपका धारा आपकी जो 45 जेडबी थी, ठीक है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये हमने बोला कि इसमें क्या है, साल में क्या है 6 बार बेसिकली आपके यहाँ पे आपकी इस चीज़ का क्या आपका जो इस समीक्षा वगैरह आपकी की जाती है। ठीक है, और इसमें आप देखते हो मेंबर अगर, तो 3 मेंबर आपके गवर्नमेंट के होंगे, सरकार के, और 3 आपके जो सदस्य होंगे आपके आरबीआई के इसमें होंगे। तो कुल 6 मेंबर्स की आपकी समिति होती है भाई। ठीक है, ये सब हमने पहले देख चुके हैं कल की क्लास में। ठीक है, अब आपकी जो बैंक रेट होती है, रेपो रेट होती है, खुले बाजार की क्रिया होती है, सीआरआर, एसएलआर आदि, ये सभी क्या है, ये सभी उपकरण हैं। इन उपकरणों के माध्यम से जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भाई, ये आरबीआई क्या करेगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस नीति का संचालन करने का काम करेगा आरबीआई इन जो उपकरण है इन चीज़ों के जरिए। ठीक है, और जो आपके बाजार में तरलता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ताकि जो इन्फ्लेशन वगैरह है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो आरबीआई बेसिकली इन्फ्लेशन वगैरह, मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये उपकरण जो बेसिकली इन उपकरणों की हेल्प लेता है। ठीक है, तो आपको जानते रहना है।
हमने कहा था भारत में क्या है, भारत में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हमने कहा था कि आपकी दो टाइप की है। एक है चीप मनी पॉलिसी, ठीक है, आपकी सस्ती मौद्रिक नीति हो जाएगी। एक हो जाएगी डियर मनी पॉलिसी, या फिर आप हार्ड मनी पॉलिसी बोल सकते हो भाई, ये आपकी हो जाएगी कड़ी मौद्रिक नीति, या फिर महंगी आपकी मौद्रिक नीति आपकी हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा जो चीप मनी पॉलिसी है भाई, इसमें क्या करेगा, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इसमें जो ब्याज दर वगैरह हैं उन ब्याज दरों में कमी करेगा, ठीक है। कमी करेगा यानी कि भाई मार्केट में पैसा नहीं है, तरलता नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो आपको मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है, इसलिए आपको ब्याज दरों में कमी करनी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज आपका बैंक दे पाए और जनता ले पाए। इससे यानी कि आप जब आरबीआई चीप मनी पॉलिसी अपना रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बाजार में लिक्विडिटी तरलता को बढ़ाना चाह रहा है भाई, ठीक है। जब हमें लिक्विडिटी तरलता को बढ़ानी तो हम क्या करेंगे, ये आपकी चीप मनी पॉलिसी को अपनाएंगे। लेकिन मान लो भाई कि आपकी तरलता बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट में, अब आपको उस तरलता को सोखना है, फिर उसके लिए बैंक आपका जो आरबीआई क्या करेगा, आपकी कड़ी मौद्रिक नीति यानी कि जो डियर मनी आपकी जो पॉलिसी है, हार्ड मनी पॉलिसी है, उसको अपनाएगा। इसके तहत क्या होगा, अब आरबीआई क्या करेगा, आपकी जो ब्याज दर वगैरह है उन ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू करेगा, और जब ब्याज दर में वृद्धि करेंगे तो लोन आपके महंगे होंगे, ठीक है। जब लोन वगैरह आपका महंगा होंगे, उधार वगैरह आपके महंगा होंगे, तो तरलता यानी कि आपकी कम होती जाएगी। इसलिए बेसिकली आपको इन मॉनेटरी पॉलिसी को जानते आपको रहना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपका जो टर्म आपका है भाई कि क्रेडिट कंट्रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है, कि आरबीआई का साख नियंत्रण, ठीक है। तो आपने कहा भाई आरबीआई जो बेसिकली, ठीक है, ये है बैंक, ठीक है। आरबीआई जो है, आरबीआई के पास जाएगा बैंकों के पास, और बैंक से जाएगा सीधा जो बोरोवर है उसके पास, ठीक है। अब बैंक जो बेसिकली साख का सृजन आपका जो क्रेडिट क्रिएशन का काम करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपका ऋण देने का काम कर रहा है, ठीक है। आरबीआई कंट्रोल करेगा किसको, इस क्रेडिट को, कि भाई यानी जो ऋण बैंक जो है, जो ऋण बैंक बोरोवर को दे रहे हैं उसे कंट्रोल करने का काम करेगा आरबीआई करेगा, ठीक है। तो यही आरबीआई का साख नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। कि भाई आरबीआई जब क्या करता है, उन जो आपके क्रेडिट है, जो बैंक्स हैं अपने जो बोरोवर्स को दे रहे हैं, उन क्रेडिट्स पे जब कंट्रोल करता है, ठीक है, उन क्रेडिट उन पैसे को कंट्रोल करता है, तो जब उस कंट्रोल करने की शक्ति जो उसका नियंत्रण होता है, इस नियंत्रण को हम क्या बोलते हैं, आरबीआई का जो साख नियंत्रण बोलते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना है। थोड़ा सा पानी आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आरबीआई का साख नियंत्रण, अच्छा, हाँ, तो ये समझिए ना आपके आरबीआई का साख नियंत्रण होता क्या है, मतलब इसका मतलब ये समझो कि जब हम बोलते हैं कि आरबीआई का साख नियंत्रण, इसका मतलब ये है कि जो देश हमारा है, उस हमारे देश में जो बैंक जो काम कर रहे हैं भाई, तो उन बैंकों के द्वारा कितना पैसा लोन उधार दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, किन ब्याज दरों पर दिया जाएगा, ठीक है। इन सबको क्या है, बाजार में जो पैसों का बहाव है, मार्केट में जो आपकी लिक्विडिटी है, तरलता का जो भाव कितना रहना चाहिए, कितना जब ज़्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज़्यादा करना है, तो इन सब चीज़ों को क्या है, आरबीआई क्या है, इसको साख नियंत्रण हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आप समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ में है नहीं। अब भाई, अब आरबीआई इन सब चीज़ों को किस तरीके से करेगा, यानी कि आरबीआई के पास वो नियंत्रण के उपकरण क्या क्या हैं, ठीक है। तो आरबीआई के साख नियंत्रण के उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको जो आपका जो साख आपका जो है, इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। अब कुछ तो इसके पास पारंपरिक उपकरण है भाई, और कुछ इसके नवीन उपकरण है, ठीक है। जब हम पारंपरिक उपकरण की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है एक मात्रात्मक, एक आता है गुणात्मक, ठीक है। तो हमने बोला कि आरबीआई के क्या है, साख नियंत्रण के दो उपकरण है, परंपरागत हैं और नवीनकरण है। पारंपरिक में आपने कहा मात्रात्मक और गुणात्मक आपके दो हो जाएंगे, ठीक है। मात्रात्मक जो चीज़ें आपकी चलती है, इसमें जो बैंक आरबीआई करता है, एक तो बैंक दर का इस्तेमाल करता है। आरबीआई जो खुले बाजार की क्रिया करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो करता है, इससे कई बार आपको बनता भी है, ठीक है, प्री में। ये आपको अगर मेन से बन सकता है कि खुले बाजार की प्रक्रिया से मतलब क्या संबंध है, ठीक है। तो ये आपका उसका क्या है, पारंपरिक उपकरण है, मात्रात्मक वाला, ठीक है। अनुपातिक कोष प्रणाली बेसिकली है, ठीक है, यानी कि आपका क्वांटिटी बेसिकली क्वांटिटी बेस है, ठीक है, आप ये समझो। अनुपातिक कोष प्रणाली आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक दर में कैसे आपकी आएगी, बैंक दर में आपकी आती है एमसीएलआर आपका आता है भाई, ठीक है। बैंक दर में क्या आएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क आपका जो रेट आता है वो आता है। खुले बाजार की क्रिया में अब बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, एक तो फॉरेक्स स्वैप आपका हो गया भाई, ठीक है। रेपो रेट आपका हो गया, रिवर्स रेपो रेट आपका हो गया, ठीक है। रेपो में आपने क्या भाई, आपको जो आपको देखनी पड़ती है सीमांत सुविधा दर, आपको रेपो रेट में पढ़ते हो, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों के लिए आप एलएफ पढ़ते हो, यानी कि आपका जो तरलता समायोजित आपकी सुविधा क्या होती है, जी। आनुपातिक कोष प्रणाली में हम एसएलआर को देखते हैं, इसके अलावा सीआरआर को देखते हैं, आईसीआरआर को देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे आरबीआई के उपकरण हैं जो उसके क्वांटिटी बेस्ड के है, जो मात्रात्मक आपके पारंपरिक उपकरण है, किसको, साख नियंत्रण के। गुणात्मक में क्या करेगा भाई, क्वालिटी में क्या करेगा, गुणात्मक में आरबीआई क्या करेगा, चयनात्मक साख नियंत्रण एक करता है भाई, साख की राशनिंग करता है, नैतिक दबाव
आपका होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही, आपका एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सीधा सीधा आपका इन 4 ऑप्शन को देगा एग्जामिनर, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा जो है आरबीआई का जो है गुणात्मक पारंपरिक उपकरण नहीं, साख नियंत्रण का, ठीक है। तो इनको आपको जानते रहना कौन सा गुणात्मक है और कौन सा आपका मात्रात्मक है, दोनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये चलो अभी आगे देखते हैं। और नवीन उपकरण में हम देखते हैं, नवीन जो आपके नए तरीके आरबीआई इस्तेमाल करता है, तो आपका एक नेगेटिव आपका जो ब्याज दर है, नकारात्मक ब्याज दर का इस्तेमाल करता है आरबीआई। हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी का इस्तेमाल करता है, हेलीकॉप्टर होवर मनी का इस्तेमाल करता है। इन सब टर्म्स को भी आगे समझने वाला है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होना नहीं है, आराम से आपको पढ़ना है, बस थोड़ा चीज़ों को लिंक कर दिया आपको देखना है बस, ठीक है। रटने वाली बात नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है। अब शुरुआत करते हैं बैंक दर से, यहाँ से आप शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमने कहा पारंपरिक उपकरण में पहला आपको कौन सा, बैंक दर। अब बैंक दर क्या है भाई, तो बैंक दर वो दर होती है जिस पे क्या है, जिस दर पे आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई जो देश के बैंक है इन बैंकों को लोन दे रहा है, दीर्घकालिक ऋण दे रहा है भाई। दीर्घकालिक की बात आई तो यानी कि 90 दिनों से अधिक का ऋण दे रहा है भाई, समझ गए। तो बैंक दर वो दर है जिस दर पे जो आरबीआई अपने जो देश के अन्य बैंक है उन बैंकों को एक लॉन्ग टर्म का जो ऋण देता है, 90 दिन से अधिक का ऋण देता है, ठीक है। और आरबीआई अगर जो है बैंकों को, आरबीआई अगर बैंकों को अल्पकालिक शॉर्ट टर्म का ऋण दे रहा है, यानी कि 1 से लेके 90 दिनों का अगर आरबीआई उनको ऋण दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका जो है रेपो रेट उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आरबीआई क्या कर रहा है, बैंकों को लोन दे रहा है 1 से 90 दिनों के बीच, तो वो जिस दर पे देगा वो आपकी होगी रेपो रेट, ठीक है। अगर वो लोन उसको दे रहा है बैंकों को 90 दिन से अधिक, तो उस पर आप बोलोगे बैंक रेट, आप बोलोगे बैंक दर, आप बोलोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप समझिए बैंक दर क्या है। तो बैंक दर क्या है भाई, बैंक दर को पुनर्कटौती दर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा रेडिस अकाउंटिंग आप डिस्काउंटिंग रेट आप बोलते हो, ठीक है। तो बैंक दर आप समझ गए भाई, ठीक है। अगला क्या है, अच्छा पुनर्कटौती, ये समझो भाई, पुनर्कटौती दर बैंक रेट, ये आरबीआई है, ठीक है। अब आरबीआई जो है ये बैंक जो है आरबीआई से लेगा आपका 100 रुपये, इसे 100 रुपये की डिमांड की, आरबीआई अब यहाँ पे 10 रुपये काटेगा और 100 के बदले आरबीआई बैंक को देगा 90 रुपये, 100 के बदले 90 रुपये देगा, ठीक है। अब बैंक जो बेसिकली है, ये आपका जो बॉरोवर है, जो ट्रेडर है, ठीक है, अब इसको जो देगा बैंक, ठीक है, ये आपका देगा 100 के बदले 80 देगा, ठीक है। यहाँ पे करेगा बैंक माइनस 20 रुपये, क्लियर है। अब जो बेसिकली बॉरोवर इसको 100 रुपये लौटाएगा और बैंक भी इसको 100 रुपये लौटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा भाई कि आरबीआई क्या है, आरबीआई के द्वारा क्या है, बैंक के जो डिस्काउंट पे फिर से री डिस्काउंट पे दिया गया, ठीक है। बैंक द्वारा डिस्काउंट पे दिया गया भाई, जब आपका 20% यहाँ पे था, ठीक है। और यहीं पे आपने देखा भाई कि आपका जो -20 का था, यहाँ पे भी आपका 10 रुपये का जो आपका किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मतलब समझते हैं, एक बार तो बैंक देता है, फिर बैंक पे भी जो आपका आरबीआई लगाता है, ठीक है, वो भी आपका एक बार तो है ना डिस्काउंट, एक बार तो बैंक ने कस्टमर को दे दिया भाई। और यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, जो आरबीआई दोबारा जो बैंक है उस पर भी यहाँ पे -10 रुपये काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि फिर से क्या है, आपका डिस्काउंट पे हो रहा है, तो उसे री डिस्काउंट हम बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली आपकी पुनर्कटौती दर आपका कहलाता है, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं, बस एक टर्म समझना है, ठीक है, कि 2 जगह पर यहाँ पे चीज़ें कट रही है, बाकी कुछ नहीं है। तो आरबीआई की जो बैंक रेट है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आरबीआई क्या करता है, अगर आरबीआई उस दर को बढ़ाएगा जिस दर पे वो बैंकों को लोन दे रहा है, तो क्या होगा, तो यानी कि आपकी क्या, ये आपकी महंगी मुद्रा नीति आपकी होगी भाई, ठीक है। इससे ऋण आपके महंगे हो जाएंगे, ठीक है, ऋण महंगे होंगे, आपकी ब्याज दरें उनमें वृद्धि होगी, ब्याज दर में वृद्धि होगी। अब आरबीआई ने अपनी ब्याज दर बढ़ाया तो बैंक होंगे वो भी अपनी ब्याज दर को बढ़ाएंगे, और बैंक अपनी ब्याज दर को बढ़ाएंगे तो ऋण अब और भी महंगा होगा। अब ऋण जब महंगा होगा तो ऋण के महंगे होने से आपके जो लोग हैं, ठीक है, लोग कम ऋण लेंगे, लोग कम ऋण लेंगे तो बाजार में आपकी जो तरलता है उसमें कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी तो मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी तो आपकी जो मुद्रास्फीति है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो मुद्रास्फीति को जो कंट्रोल करने में हमने पहले पढ़ा था, वहाँ पे जो बैंक रेट है उसको बैंक आरबीआई बढ़ाएगा, ठीक। अब जो अगर बैंक आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट को आपने कम कर दिया भाई, आरबीआई ने बैंक रेट को कम कर दिया, ये आपकी होगी सस्ती मुद्रा नीति। अब ऋण सस्ते हो गए, ऋण सस्ते हो गए तो ब्याज दर में कमी होगी, ब्याज दर में कमी होगी तो आप तरलता में वृद्धि होगी, मार्केट में सब लोग आसानी से आप लोन ले पाएंगे, ठीक है। तरलता में वृद्धि होगी तो अब बेसिकली आपकी अवस्थिति है उसमें आपकी वृद्धि हो जाएगी, क्लियर है। अवस्थिति आप समझ गए ना, कल बार हमने जहाँ पे आपके इन्फ्लेशन के टाइप हमने पढ़े थे, ठीक है, ये आपका हो गया। आपने कहा भाई कि आरबीआई है, आरबीआई बैंक को उधार देगा, ठीक है, बैंक उधार देगा ग्राहकों को, ठीक है। अभी तक जो बेसिकली क्या है, जो उधार है बेसिकली दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसको MCLR कहा जा रहा था, ठीक है, जो आपका ये है दर आपकी जो है।
अब 1 अप्रैल 2019 से क्या हुआ, इसे बदल के एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि आरबीआई जो आपको बैंक को दर दे रहा है, तो हमने कहा था दीर्घकालिक जो दर है आपका वो बैंक दर है, जो अल्पकालिक दर बेसिकली आपका रेपो दर है। ठीक है, अब जो बैंक आपका जो ग्राहकों को रेट जो दर जो ब्याज दे रहा है, ठीक है, जो लोन दे रहा है बेसिकली, तो उस लोन पे जो आपका जो ब्याज लग रहा है, जो आपका रेट लग रहा है, किस रेट पे आपको जो लोन मिल रहा है, वो आपका हो जाएगा MCLR था कब तक, 1 अप्रैल 2019 तक। 1 अप्रैल 2019 के बाद इस दर को MCLR के बदले क्या कहा जाने लगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कहा जाने लगा। ठीक है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आपका कहा जाने लगा। क्लियर है? ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये समझो भाई, एक्सटर्नल जो बेंच मार्क जो बेस आपकी लैंडिंग है, ये क्या है भाई, तो ये बेसिकली वो दर है जिस दर पे बैंक अपने ग्राहकों को उधार देते हैं। जिस दर पे आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, लॉन्ग टर्म का दे रहा है, शॉर्ट टर्म का दे रहा है। लॉन्ग टर्म का होगा तो बैंक दर है, शॉर्ट टर्म का है तो रेपो रेट है। ठीक है, तो रेपो रेट को समझना है, रेपो रेट आरबीआई बैंकों को क्या देता है, आपको शॉर्ट टर्म का लोन देता है। क्लियर है? ठीक है, अब आपने कहा एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है भाई, जो दर पे आपका जो बैंक है वो बैंक आपके लोगों को, ग्राहकों को आपका ऋण दे रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका आएगा एक इंटरनल बेंचमार्क, आंतरिक प्रधान उधार दर क्या है भाई, इंटरनल बेंचमार्क आंतरिक जो प्रधान उधार दर क्या है, तो 1994 में आपका आप देखोगे 1994 में क्या है, आपकी जो प्रधान ब्याज दर थी भाई, सी आपको जो है PLR था, प्राइम लैंडिंग रेट था आपका, जो रेट आपकी काम करी थी कब, 1994 में सबसे पहले। ठीक है, 1984 से लेकर 2010 तक आपका जो प्राइम लैंडिंग रेट आपने उसने काम किया। इसके बाद इसको हटा के 2010 में आपका PLR की जगह अब क्या किया गया, आधार दर को अपनाया गया, यानी कि बेस रेट को अब शुरू किया गया 2010 में। तो 2010 में अब आ गया बेस रेट आपकी आ गई है भाई, इससे बेस रेट कहा गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, 1 अप्रैल 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से क्या हुआ, जो बेस रेट है, तो बेस रेट की जगह क्या किया गया, अब तो MCLR आपका शुरू किया गया 2016 से। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, सीमांत कोषों पर आधारित उधार दर को लागू किया गया। ठीक है, और फिर 3 साल बाद अप्रैल 2019 से क्या हुआ, अब MCLR की जगह आपको क्या किया गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट को अपनाया गया। ठीक है, बाह्य बेंचमार्क उधार दर से बोला गया। ठीक है, तो अप्रैल 2019 से अभी जो काम कर रहा है, जिस दर पे आप जो बैंक है वो ग्राहकों को लोन देते हैं, तो उसे हम एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट हम बोलते हैं, बाय बेंचमार्क उधार दर हम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, साल याद रखना है किस साल कौन कौन सी रेट लागू की गई थी। 1994 में आपका PLR था, प्राइम लैंडिंग रेट। 2010 में आपका आधार दर था, बेस रेट। 2016 से आपका MCLR आपका शुरू हुआ। ठीक है, और 19 से आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आपका शुरू होता है। ठीक है, तो हमने कहा भाई जो PLR आपका हो गया, आधार रेट आपका हो गया, MCLR आपका हो गया। ठीक है, तो इनको क्या है, इनको जो बेसिकली इंटरनल बेंचमार्क रेट कहा जाता था या कहा जाता है। ठीक है, जहाँ क्या है, जहाँ आरबीआई के दिशा निर्देशों के आधार पर बैंक अपना स्वयं का ब्याज दर निर्धारित करता है। क्या अभी तक क्या था, इंटरनल बेंचमार्क रेट, मतलब कि भाई आरबीआई जो है, आरबीआई सिर्फ दिशा निर्देश देगा और उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जो बैंक होंगे वो अपने जो स्वयं का जो ब्याज दर है उसको निर्धारित करेंगे। कब तक चला था, MCLR तक, 2019 तक ऐसी चीज़ चली थी। यानी कि बेसिकली क्या है, आपके जो बैंक है वो खुद आपका क्या है, उसको दरों को फिक्स आपके डिसाइड करेंगे, जो आरबीआई से गाइडेंस देने का, गाइडलाइंस जारी करने का काम करेगा। ठीक है, और इससे हुआ क्या, इस चीज़ों से आपका ये हो रहा था, आपका जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वहाँ पे आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका अपूर्ण संचालन आपका हो रहा था। ऐसे ऐसे कैसे हो रहा था भाई, यानी जब आरबीआई ऐसा था कि भाई आरबीआई सिर्फ गाइडलाइंस दे पाता है, तो आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी भाई, आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी। आरबीआई बोल रहा था कि आरबीआई ब्याज दर में कटौती कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई जब आपका ब्याज दर में उसने कटौती की, ठीक है, तो उन कटौतियों का लाभ जो है सीधा जनता तक नहीं पहुंच पाता था। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई ने जो कटौती की, तो बैंक अब क्या कर रहा है, बैंक जो है वो खुद के ब्याज दर में नहीं अपनाता है। अगर अपनाता भी तो उस रेट पे नहीं अपनाता है जो आरबीआई ने प्रॉपर जनता को फायदा देने के लिए की थी, अपने लाभ कमाने के लिए भाई। ठीक है, बैंक नहीं करते हैं। अब उससे हुआ क्या, उससे जो लाभ आम जनता को नहीं मिल पाया, और जब आम जनता को इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाया तो उससे क्या होता है, 19 तक आपका इससे ही बोला गया, मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचार से बोला गया, क्योंकि प्रॉपर संचार हो नहीं रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, आम जनता तक उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो संचार प्रॉपर हो नहीं पा रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी आपकी सही से काम नहीं कर पा रही है। अब इसको जो बेसिकली अपूर्ण को जब पूर्ण संचार में बदलना था, तो पूर्ण संचार में परिवर्तन करने के लिए क्या हुआ, जो बैंक थे, बैंकों को बेसिकली बोला गया कि अब क्या है, अब आप इंटरनल बेंचमार्क की जगह अब आपको एक्सटर्नल आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अब आपको शिफ्ट होना है भाई 2019 के बाद, एक्सटर्नल बेंचमार्क पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा।
ये आरबीआई के द्वारा बैंकों को कहा गया, ठीक है। और इसीलिए आपका जो आपका था वो अप्रैल 19 में देखा कि इंटरनल की जगह आपका एक्सटर्नल वाला आपका आ गया, ठीक है, आपका हो गया। तो पहला आपका पीएलआर आपका भाई 94 में आपका आ गया, 1994 में पीएलआर आपका आ गया भाई, ठीक है। तो प्राइमरी लैंडिंग रेट, ठीक है, ये क्या था, तो इसमें हुआ ये जब बैंक ने शुरुआत की, इसमें ऐसा हुआ कि जो आपके बैंक थे, तो बैंकों ने क्या किया, बैंक अपने जो सिर्फ जो उनके विश्वसनीय जो ग्राहक हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े अमीर ग्राहक हैं, जो हाई क्रेडिट वाले ग्राहक हैं, ठीक है, जो उनसे जुड़े हुए थे, ठीक है, तो उनको तो बैंक क्या करता, उनको तो देता बहुत कम ब्याज दरों पे आपका लोन, ठीक है। बाकी जो ग्राहक हैं, आम जो लोग हैं, आम जनता है, उनको जब बारी आती तो उनको बहुत ही ऊंची ब्याज दरों पे ऋण लेना पड़ता था, ठीक है। जो निर्धारित की गई आरबीआई उससे भी कई ज़्यादा रेट है उस पर चल रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए फिर आपका 2006 में 2010 में क्या हुआ, आपका शुरू हुआ आधार दर, आधार दर बेस रेट। तो 2010 में क्या आपका जो बेस रेट है, आधार दर है, उसको शुरू किया गया, ठीक है। कि भाई जब ये असमानता आपकी फैली हुई थी और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या पीएलआर की जगह अब शुरू किया गया बेस रेट, यानी कि आधार रेट 2010 से आपको शुरू किया गया कि भाई अब ऐसा भेदभाव आप करोगे नहीं भाई, ठीक है। तो बेस रेट में ये बोला गया कि बेस रेट आपकी वो दर है जिसके नीचे क्या है आपको, जिसके नीचे बैंक अपने किसी भी ग्राहक को क्या आप ऋण नहीं दे पाओगे। तो एक बेस, एक आधार दर आरबीआई के द्वारा यहाँ पे बनाई दी गई कि भाई कोई भी बैंक है तो उस बैंक को क्या है, उस तक कोई भी ग्राहक को, कितना भी निजी ग्राहक है, तो उस बैंक को अपने ग्राहक को क्या है, इस लिमिट जो आपकी है कम से कम इस दर से नीचे, उस बेस रेट से नीचे आपको लोन आप नहीं दोगे, उधार नहीं दोगे, चाहे आपका विश्वसनीय ग्राहक हो भाई, चाहे आपका एक आम आदमी क्यों ना हो, समझ गए, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि जो आधार दर है, जो आपके बेस रेट आप बोल रहे हो, इस आधार दर की जो गणना है उसके लिए कुछ घटक जो है यहाँ पे लाए गए, जैसे फंड की लागत, कॉस्ट ऑफ फंड जोड़ा गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी जो है परिचालन लागत इसमें जोड़ी गई, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, लाभ मार्जिन कितना हो रहा है भाई बैंक को, सीआरआर कॉस्ट कितनी है, सीआरआर की लागत कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, सीआरआर कॉस्ट हो गया। इन चार घटकों को जोड़ के आपका जो है बेस रेट जो आपको है, ये आधार दर है, इसको निकाला जाता था भाई, ठीक है। अब इन चार को भी समझ लो यहीं पे कि ये क्या है भाई, पहला आपका कॉस्ट ऑफ फंड है, पहला ये क्या है, तो फंड की लागत, कॉस्ट ऑफ फंड की जब बात करें तो यानी इसमें क्या है कि भाई बैंक जो है, बैंक जब फिक्स डिपॉजिट जो है यानी कि एफडी में पैसा लेता है जनता से, ग्राहकों से, ठीक है, क्या आप बोल सकते हो कि जो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, तो इस जमा पे बेसिकली जो आपकी जो सेविंग हो रही है जो ग्राहकों की, इस जमा पे बैंक जो है ग्राहकों को जो ब्याज दे रहा है वो आपका कॉस्ट ऑफ फंड है उस बैंक का, कि उस बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड कितना आ रहा है, समझ गए। कि बैंक में भाई, बैंक में जो एफडी जमा हो रही है, जो पैसे जमा हो रहे हैं, उस जमा पे बेसिकली बैंक है कितना ब्याज जनता को दे रहा है, उस ग्राहक को दे रहा है, तो वो बेसिकली जो कॉस्ट है, जो ब्याज है, वो आपका कॉस्ट ऑफ फंड यानी कि फंड की लागत कहलाती है। एक इसको शामिल किया गया। सेकंड, परिचालन लागत भाई, कि बैंक जो उधार दे रहा है या उधार की रिकवरी कर रहा है या जमा के लिए जो खाता खोल रहा है, इन सभी जो चीज़ों के लिए जो बैंक क्या करता है, बैंक की अपनी कुछ लागत आती है भाई, ठीक है। और जो आपका ऑपरेटिंग जो कॉस्ट बेसिकली है, ठीक है, यानी कि बैंक को ऑपरेट करने में, बैंक को चलाने में जो आपका खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट आ रही है, वो आपकी परिचालन लागत आपकी होगी भाई, ठीक है। यही ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। थर्ड आपका था प्रॉफिट मार्जिन, कि भाई बैंक जो है, बैंक जो इस प्रकार का कार्य करता है, ठीक है, वो करता है सिर्फ लाभ के लिए, बैंक लाभ के लिए तो काम कर रहा है, ठीक है। और बैंक बेसिकली क्या है, कम ब्याज में क्या है, जब जमा लेकर ज़्यादा ब्याज में उधार देता है, ठीक है, तो ये उसका लाभ मार्जिन करता है। यानी कि बैंक क्या है, आपको पता है बैंक लाभ के लिए काम करते हैं, और बैंक जब जो है कम ब्याज में आपका जमा, जब बैंक के पास जो पैसा जमा हो रहा है उस पर तो आप दे रहे हो कम ब्याज, ठीक है, ठीक है, और जो आप लोन दे रहे हो उस पर आप ले रहे हो अधिक ब्याज, ठीक है, इसे है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद है आपका सीआरआर कॉस्ट, ठीक है। तो अभी हम जो आपका देख रहे हैं कि भाई आपकी जो तीन चीज़ें, सॉरी चार चीज़ें हैं, किसमें, जब हम आधार दर जो बेस रेट है उसको हम जब बात करते हैं कि उसके लिए कौन कौन से घटक होने चाहिए, कि भाई जो आधार रेट है उसकी गणना के लिए कौन कौन से घटक आप करने चाहिए। पहला आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, फंड की लागत है, ठीक है। सेकेंड आपका था परिचालन लागत, ठीक है। तीसरा आपका था प्रॉफिट मार्जिन, और चौथा आपका जाएगा अंतिम सीआरआर कॉस्ट। अब ये क्या भाई, ठीक है, तो इसको आप ये समझो बस, ठीक है, कि जो बैंक है, ठीक है, तो बैंक अपने जो बैंक का एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है। तो नेट डिमांड जो टर्म लायबिलिटीज़ हैं किसी बैंक, उस बैंक की अपने जो एनडीटीएल है, तो उस एनडीटीएल का एक निश्चित भाग जो है,
यानी कि 4% उसे आरबीआई में उसे जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब आपने बोला भाई कि इसकी बात तो हमने की कि जो आपका एनडीटीएल क्या है, कि यहाँ पे आपका जो एनडीटीएल आ गया, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटीज आ गया, ये क्या है भाई, तो बैंक को इस एनडीटीएल का अपना एक निश्चित भाग 4% जो आरबीआई में जमा करना पड़ता है, जो आपका सीआरआर कॉस्ट है भाई। तो अब एनडीटीएल को समझो, ये क्या है, तो ये बैंक है। ठीक है, अब बैंक के पास जो आपकी जमा आती है, ठीक है, सभी खातों में, बैंक का जो आपका करंट अकाउंट होता है, आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, एक एफडी होती है, एक आरडी होती है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक जो बेसिकली है आपका जो सीए है, इस पे आपका जो करंट अकाउंट है इस पे ब्याज नहीं देता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, हमने पढ़ा एफडी होती है, आरडी होती है, इनमें जो बैंक है अपना ब्याज देता है भाई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इन पे जो ब्याज दे रहा है, ठीक है, तो इन तीनों पे जो आपका जो ब्याज दिया गया है उस ब्याज को जोड़ा जाता है। ठीक है, साथ ही जो आपका करंट अकाउंट है ना, ये इस करंट अकाउंट जो बेसिकली है, ठीक है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा चारों खातों में जमा कुल राशि, यानी कि जो 4 खाते हैं, इन 4 खातों में जमा कुल राशि है एक वो। ठीक है, और जो इन 3 खातों में आपका जमा आपका जो ब्याज दिया जा रहा है वो, इन दोनों को जोड़ के क्या आपका आपका निकलता है जीडीटीएल, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, तो ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटीज आपका क्या है किसी बैंक का, कि वहाँ पे जो उसके पास जहाँ पे वो पैसे जमा कर रहा है, जो 4 अकाउंट है, 4 में से 3 में ब्याज दे रहा है वो ब्याज, और जो 4 अकाउंट है इन चारों का जो कुल आपका जमा राशि वो आपका ग्रॉस डिमांड आपका टर्म लायबिलिटीज हो जाता है किसी बैंक का। ठीक है, अब इस जीडीटीएल जो होगा किसी बैंक का, इससे जीडीटीएल की जो गणना होती है वो 14 दिन में एक बार की जाती है इस बैंक में। ठीक है, तो 14 दिन में गणना आपकी एक बार हो रही है। ठीक है, जीडीटीएल की, और ये आपकी चलती है फ्राइडे टू फ्राइडे। ठीक है, और जीडीटीएल की आपकी गणना 14 दिन में एक बार होती है, और एनडीटीएल की भी आपकी एक ही बार आपकी होती है 14 दिन में एक बार। अब आपने देखा भाई जीडीटीएल आपका आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इन 14 दिन बेसिकली जो आपने कहा कि 14 दिन में गणना होती है, अब मान लो कि आपका 14 दिन तक आपकी गणना होनी है। अब मान लो इन 14 दिनों के बीच में किसी ने क्या किया, कुछ ग्राहक आए और उन्होंने क्या किया, इन 14 दिनों में क्या है, कुछ ग्राहकों ने अपने धन की निकासी वहाँ से कर ली भाई, ऑब्वियस बात है करेंगे। ठीक है, अब जो आपकी धन की राशि जो बेसिकली है, जो आपकी धन राशि कुछ ग्राहकों ने निकाली है, ठीक है, तो इस राशि को अब घटाकर जो आपकी जो निकासी की गई राशि है, ठीक है, कि भाई अब जो है इस राशि को घटा के जो निकासी की गई राशि है उसको क्या करेंगे, कुल राशि में से क्या करेंगे, आप घटा देंगे। ठीक है, आपका हो गया। तो आपने बोला कि आपका जो जमा है, ठीक है, प्लस जो दिया गया ब्याज है, ठीक है, आपका हो गया था। अब आपकी जो राशि आपकी जो निकासी की गई है उसको घटाया जाएगा कुल राशि में से। कुल राशि कौन सी आपकी, जीडीटीएल है। तो जीडीटीएल में आपका जो घटाया जाएगा कौन सी, जो राशि आपकी निकासी की गई है। ठीक है, अब जो आपकी राशि जो निकासी की गई है उसको घटाने के बाद जो आपकी शेष राशि बचेगी जीडीटीएल में से, वो आपका एनडीटीएल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप समझो भाई कि 1000 रुपये हैं। ठीक है, 1000 रुपये आपका हो गया, ये आपके 14 दिन रुपये आपके, ये आपका उसमें जमा है भाई। ठीक है, आपने 100 रुपये आपने ब्याज दिया। ठीक है, तो आपके पास हो गया 1100 रुपये, कि भाई आपने 100 रुपये ब्याज दिया और 1000 रुपये आपके पास जमा है। ठीक है, 1100 रुपये हो गया। अब इन 11 में से क्या हुआ, इन 14 दिनों के बीच के आपका 300 रुपये की निकासी ग्राहकों के उन्होंने कर ली भाई इन 14 दिनों के बीच में। ठीक है, तो 1100 में से 300 आप घटाओगे और फिर आप देखोगे कि 14 दिन में जो आपकी जो राशि बची, जो आपका हो जाएगा वो 800 की राशि आपकी एनडीटीएल कहलाएगी। ठीक है, तो एनडीटीएल बेसिकली हमने कहा कि जो एनडीटीएल होगा, तो बैंक है अपने एनडीटीएल का जो होगा, जिसका जो एनडीटीएल जो हमने निकाला उस एनडीटीएल का है 4% जो है वो सीआरआर कॉस्ट के रूप में क्या है, इसको जोड़ा जाता है। तो समझ गए कि जो आपका बेस रेट था उसकी जो गणना किस तरीके से आपकी होती है। जो 4 चीज़ें, कॉस्ट ऑफ फंड आपके फंड की लागत है, परिचालन लागत है, लाभ मार्जिन है और सीआरआर लागत हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन के साथ सीआरआर कॉस्ट। क्लियर है, ठीक है, इतना हो गया भाई। ठीक है, अब हमने कहा सीआरआर एक टर्म ऊपर आए, वो क्या है भाई, सीआरआर समझो आप ये कि भाई एक जो आपका हर बैंक है, ठीक है, तो हर बैंक जो बेसिकली होता है उस बैंक को क्या है, उस बैंक को एनडीटीएल जो उसका रहेगा उस बैंक का, उस एनडीटीएल का एक निश्चित जो भाग है, वर्तमान में 4% के आसपास है, मतलब 4% ही है, तो आपका जो 4% है वो आपको हर बैंक को आरबीआई के पास अपना सीआरआर आपका रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपका सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नगद अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो आपका क्या है, ये आपका 4% है, जो हर बैंक को है। एनडीटीएल का आपको जो एक सीआरआर 4% है, ये आपको हर बैंक को 4% जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपने कहा भाई एनडीटीएल है वो 100 करोड़ है। ठीक है, मान लो किसी बैंक का। अब आपने बोला कि बैंक क्या करना भाई, आरबीआई के पास 4 करोड़ रखना पड़ेगा, 4%। ठीक है, अब बैंक जो बेसिकली है, ठीक है, और आपने कहा बैंक के पास उसने रखा 96 करोड़ रख दिया।
SLR भी 0 आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो RBI क्या करेगा भाई, RBI जो आपके 4% आपने बैंक ने RBI के पास रखा है CRR के रूप में, इस CRR पे क्या कोई ब्याज RBI इनको बैंकों को नहीं देगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको जान तक को रहना है, ठीक है। अब मान लो किसी ग्राहक ने क्या किया, 100 करोड़ जो है जमा कराए, ठीक है। अब किसी ग्राहक ने 100 करोड़ जमा करा दिए किसी बैंक में, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक को भाई उस ग्राहक को 100 करोड़ जो उसने जमा किए उस पूरे के पूरे 100 करोड़ पे बैंक उसको ब्याज देगा, ठीक है, ग्राहक को। अब भले ही जो है RBI चाहे उसे उस 4 करोड़ पे ब्याज नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, कौन सा 4 करोड़, जो CRR है जो बैंक का RBI के पास जमा है, लेकिन इस बैंक को क्या करना पड़ेगा भाई, इस ग्राहक को 100 करोड़ का पूरा आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास आया भाई कि 4 करोड़ है, ठीक है। तो ये आपका जो 4 करोड़ है CRR, ये आपकी बैंक की लागत है, ठीक है। और ये आपका CRR कॉस्ट आपकी आ जाती है, ठीक है। और जो बेसिकली यहाँ पे इस ब्याज का नुकसान हो रहा है 4% का बैंक को, ठीक है। तो इस नुकसान को जो बैंक क्या करेगा, वो बैंक जब लोन देगा तो लोन देते समय बैंक क्या करता है, उसे ब्याज दर में जोड़ देता है और वहाँ से अपने इस जो नुकसान है इसकी भरपाई करता है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमने कहा भाई कि बेस रेट हो गया, ठीक है, आपके 2010। अब बेस रेट की बात क्या है, आपकी जो जगह आपकी MCLR लेगा, ठीक है। अब आपका सवाल बनेगा कि भाई जो बेस रेट आपका चल रहा था सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बेस रेट चलने के बाद जो है हमें बेस रेट के बाद आपका MCLR की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों? क्योंकि भाई आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका इनकम्प्लीट आपका ट्रांसमिशन आपका हो रहा था भाई। कैसे? क्योंकि भाई RBI क्या है, RBI जब भी क्या करता था, RBI जब भी रेपो दरों को, ठीक है, जब भी ब्याज दर हैं RBI की जो रेपो दर हैं उनको कम करता था, ठीक है। तो बैंक उन ब्याज दरों को कम नहीं करते थे भाई, ठीक है। करते भी थे तो उस लेवल पे नहीं करते थे जिस लेवल पे RBI कह रहा है, RBI गाइडलाइंस है, ठीक है। तो उसका जो लाभ, असल लाभ है, उन ग्राहकों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि RBI तो टॉप पे है और ये आपकी जनता है, ठीक है। तो इनके बीच में आपके बैंक ही तो थे, ये कड़ी हैं जो इनको दोनों को जोड़ने का काम कर रही हैं। तो RBI जो करना चाह रहा है जनता के लिए वो प्रॉपर तरीके से इनको मिल नहीं पाता, क्योंकि बैंक इस तरीके से होने नहीं देते आपके इसके बेस रेट की वजह से, ठीक है। तो आपको MCLR की जरूरत पड़ती है। अब कारण भाई हमने कहा कि ग्राहकों को नहीं मिलता, ठीक है। मान लो भाई बैंक है, बैंक RBI से उधार लेता था, ठीक है, ठीक है। साथ साथ जो बैंक है वो आपको RBI के अलावा जो अन्य जगह हैं उनसे भी आपका उसको जमा मिलता है भाई, जो आपके ग्राहक उसमें सेव कर रहे हैं, ग्राहक उसमें जो पैसा डाल रहे हैं, ठीक, ग्राहक से मिल रहा है, निजी आपके जमा हो रही है यहाँ पे, आपके जो प्राइवेट, आपके जो घरेलू, आपके जो डोमेस्टिक आपकी सेविंग हो रही है वहाँ पे हो रही है। अब ऐसे में आपका जो RBI है, तो RBI तो आपका ब्याज कम कर रहा है ऊपर से, ठीक है, लेकिन अन्य जगह से क्या है, बैंक को जो आपके जमा प्राप्त हो रही है, ठीक है, उस पर जो बैंक को क्या पूरा ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है। और इसी कारण जो है आपके बैंक थे उन दरों को कम नहीं करते थे जब RBI उन रेपो रेट्स को कम करता था बेस रेट के लिए, ठीक है, समझ गए। अब RBI क्या करेगा, RBI ने फिर आपको जो है बेस रेट की जगह क्या है, उसने MCLR जो है सीमांत दर जो है लागू करने का सुझाव दिया कि भाई यानी बैंक क्या है, बैंक सिर्फ उतना ब्याज दर कम करे जितना हम क्या है, RBI हम कर रहे हैं, और जितना उसका जो प्रभाव है वो बैंक की ब्याज दर में पड़ रहा है, उतना प्रभाव वो आपका बैंक की ब्याज दर में भी देखना चाहिए। कि RBI ने कहा बैंकों को कि भाई जितना कम हम कर रहे हैं ना, जितना जो ब्याज दरों की कमी हम RBI के द्वारा लाई जा रही है, आपको बैंकों को क्या करना है, आपको उतना ही उस दरों को कम करना है, ठीक है। अब इसके तहत क्या है भाई, इसके तहत आप देखोगे तो RBI बोला कि RBI जहाँ आप क्या है 1 जनवरी 2018 को कर रहा था भाई, ठीक है, तो बैंक वहीं आपका नवंबर दिसंबर 2018 तक कम करते हैं, और इसका भी लाभ क्या है ग्राहकों को आपका नहीं मिलता था, ठीक है। कि भाई जब सीमांत दर आपके लागू हुआ तो मान लो कि मतलब अप टू डेट नहीं था, अगर मान लो कि जनवरी 26 के महीने में RBI दरों को घटा रहा है, तो बैंक इन दरों को घटाते घटाते आपका अक्टूबर 8-9 महीने खींच दे रहे हैं भाई। इससे भी क्या हो रहा है, आपका जो ग्राहक है उनको प्रॉपर लाभ इस चीज़ का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपका क्या है RBI क्या करेगा, RBI के द्वारा आपकी जनक राज्य समिति है वो गठित की जाएगी, ठीक है। तो जनक राज्य समिति का गठन आपका RBI के द्वारा किया गया भाई, ठीक है। इस चीज़ को जब देखा गया, अब उन्होंने सुझाव दिया जनक राज्य समिति ने कि भाई जो RBI क्या है, RBI ने ब्याज दरों को कम किया, ठीक है, तब बैंक दरों को कम करने में क्या आपका लंबा समय है वो लेते हैं, और उसका जो लाभ होता है वो ग्राहकों को नहीं मिल पाता है, ठीक है। और बैंक द्वारा क्या है, बैंक द्वारा दरों को जो है अभी तक वो आधार दर की जगह क्या है वो MCLR पे आधारित वो नहीं कर पाए भाई, उसका लाभ भी क्या है ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। तो जनक राज्य समिति ने ये बातें बताई अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। अब इतना हो गया,
तो फिर आपका MCLR जो चल रहा था उसकी जगह आपका एक्सटर्नल आपका बेंच मार्क बेसिकली उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल बेंच मार्क हमने ऊपर समझाइए, फिर भी देखो आप कि भाई उधार दर जो है, उधार दर अब इसमें बोला गया, अब इसके जरिए आपकी निर्धारित होगी भाई एक्सटर्नल बेंच मार्क के जरिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल है, आपने बोला कि कॉस्ट ऑफ फंड है, प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी होगी है, CRR कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब माना भाई इन चारों से आने वाला जो आपको कॉस्ट है, माना 8% आपका क्या कॉस्ट आ रहा है, लागत आ रही है। ठीक है, अब इसके साथ क्या है, आपको रेपो रेट को जोड़ना होगा। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे 91 डेज या फिर 182 दिनों का जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, उनके यील्ड को, या तीसरा आपका जो FBIL का जो बेंच मार्क दर है उससे इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आपका ये हो गई, ये आपका जो चारों का एवरेज निकला 8% निकला भाई, तो आप ये और इसके साथ साथ तो या आप जोड़ोगे रेपो रेट को जोड़ोगे। ठीक है, रेपो रेट अगर नहीं जोड़ पा रहे हो तो या आप जोड़ोगे 91 डेज या 182 डेज का ट्रेजरी बिल्स के यील्ड है उसको जोड़ोगे, या आप क्या करोगे तीसरा FB जो IL और जो बेंच मार्क है, बेंच मार्क के रेट है उसको जोड़ने का काम करोगे। ठीक है, तो इसके जरिए आपका जो एक्सटर्नल बेंच मार्क की आपको जो है चीज़ें आपकी निकलेगी। एग्जाम्पल अपने हम समझते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड आपका हो गया, प्रॉफिट मार्जिन आपका हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका हो गया और CRR कॉस्ट आपका हो गया। ठीक है, आपने कहा कि चारों को मिला के आपका 8% की लागत आ गई है। ठीक है, अब माना आपने कि रेपो रेट आपकी 5% आपकी है चल रही है। ठीक है, तो 8 5 आपका हो जाएगा 13%। ठीक है, तो बैंक जो बेसिकली 13% पे ब्याज देगा। ठीक है, और इसे बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अब होगा ये कि अब जैसे RBI जो है वो रेपो रेट घटाएगा तो बैंक को भी तुरंत कम करना होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर दूसरे मंथ में क्या होगा, हर दूसरे मंथ में जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा की जाती है, ठीक है, तो रेपो दर में जो परिवर्तन किया जाएगा उसी आधार पे क्या आपका जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट है वो आपका बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये बातें आपकी चलती रही हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ब्याज दर बेसिकली आपकी चलती है, आपकी जो MCLR से लेके आधार जो बेस रेट है, किस तरीके से आपका जो एक्सटर्नल बेंचमार्क तक चीज़ें आपकी पहुंचती है, ये बातें आपको डिटेल में आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अब आपके जो एक हमने कहा था कि खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है, ठीक है, RBI का, इसको हमें देखना है भाई। ठीक है, मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भाई, ठीक है, हम देख रहे हैं आपका RBI का, ठीक है, कि RBI का जो किस तरीके से ये प्रमुख कार्य बेसिकली हमने कार्य नहीं, हमने RBI के प्रमुख कार्य देख लिए थे, हमने उसकी मॉनेटरी पॉलिसी देखी, साख नियंत्रण देखा, साख नियंत्रण के बाद जो बैंक दर, आपके प्रधान दर, आपके आधार दर, MCLR, आपके जो बाह्य बेंचमार्क उदाहरण, इन सबको देखा। अब है खुले बाजार की प्रक्रिया या क्रिया। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब आपने कहा कि RBI क्या है भाई, RBI जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, उनका क्रय और विक्रय करता है, उनको बाय करता है, उनको सेल करने का काम करता है भाई। ठीक है, तो आपका जो RBI बेसिकली है, RBI ई कुबेर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेटफॉर्म है। तो RBI ई कुबेर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बेसिकली है, इसका प्रयोग करता है किसके लिए, इन आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं इनका क्रय और विक्रय करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब बात आज यहाँ पे आ रही प्रतिभूति की, भाई सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, तो हमने कहा था कि सिक्योरिटी क्या है भाई, सिक्योरिटी आपका वो प्रपत्र है, ठीक है, जो आप ऋण जब लेते हो, लोन जब लेते हो, तो ऋण लेने के लिए आपके जो एक गारंटी कार्ड का काम करता है, गारंटी के रूप में काम करता है, वो आपका प्रतिभूति कहलाती है। ठीक है, तो प्रतिभूति आप बोलोगे भाई वो प्रपत्र, वो सिक्योरिटी जो ऋण लेने के लिए एक गारंटी का काम करती है, आपकी प्रतिभूति होगी भाई। ठीक है, अब केंद्र सरकार और जो आपकी राज्य सरकार है, ठीक है, ये RBI से आपके क्या प्रतिभूतियों के माध्यम से ऋण लेती है। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट RBI से किसी चीज़ का उधार लेती है, तो वहाँ पे अपनी जो है, जो आपकी सिक्योरिटी है, जो प्रतिभूति वो जमा करती है, उन प्रतिभूतियों के बदले के एवज में आपके जो बैंकों से RBI से बेसिकली वो आपके लोन देती है। क्लियर है? ठीक है, हमने कहा सरकार, केंद्र राज्य सरकार है भाई। ठीक है, ये आपका कोष पत्र आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कहा आपने केंद्र और राज्य सरकार की बात की भाई। ठीक है, हमने कहा था अल्पकालिक ऋण, ठीक है, और दीर्घकालिक। ठीक है, हमने कहा कि अगर केंद्र राज्य को अल्पकालिक लेना है, 1 वर्ष से कम लेना है, तो RBI से लेगा। अगर आपको दीर्घकालिक लेना है, लॉन्ग टर्म करना है, 1 वर्ष से ज़्यादा करना है, तो आप जनता से लोगे, आप निवेशकों से लोगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म के लिए जनता से, निवेशकों से लेने के लिए आप क्या है, बॉन्ड के आधार पे आप ऋण लेते हो भाई। ठीक है, आप बॉन्ड भर के दोगे। लेकिन जब आप RBI से लोगे, तो RBI से अगर केंद्र सरकार ले रही है, तो केंद्र सरकार जारी करती है ट्रेजरी बिल, यानी कि कोष पत्र आपका जो होता है, उस कोष पत्र या ट्रेजरी बिल के आधार पे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपका ऋण लेती है भाई। अगर मान लो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपका RBI से ऋण ले रही है, ठीक है,
तो राज्य सरकार की आपकी प्रतिभूति जो होती है, ठीक है, आपका जो आपकी जो सिक्योरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके बेस पे क्या आपका आप ऋण ले पाते हो। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल की बात है कि घोष पत्र क्या होता है भाई, ठीक है, तो हमने कहा था घोष पत्र या जो ट्रेजरी बिल है एक ऐसा प्रपत्र होगा जिसके माध्यम से केंद्र क्या है, जो केंद्र सरकार है वो आरबीआई से अल्पकालिक जो उधार ले सकती है। अब आरबीआई जो आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये 3 टाइप के आपके जो ट्रेजरी बिल है, घोष पत्र इनको जारी करती है भाई। एक होता है कम से कम आपका 91 डेज का, एक होता है 182 डेज का, ठीक है, एक होता है 384 डेज का, ठीक है। तो 3 टाइप के कोष पत्र क्या है आपके जो ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने ऊपर पढ़ा था कि कोष पत्र होगा उसको हमेशा डिस्काउंट या बट्टे में जारी किया जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अंकित मूल्य से हमेशा कम मूल्य में आपका ये जारी किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा जानते आपको रहनी। तो सेम ही हमने ऊपर पढ़ा था ना कि जो आरबीआई होगा, आरबीआई बेसिकली उधार देगा आपको 90 रुपये का सरकार को। सरकार ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या है 100 रुपये का जारी करेगी 91 डेज का, ठीक है। अब सरकार जो बेसिकली ट्रेजरी बिल जारी कर रही है आपका 100 रुपये का, ठीक है, 91 डेज का, लेकिन आरबीआई क्या 100 के बदले आपको बट्टे में उसे 90 रुपये देगी, ठीक है। तो ये पूरे आपका जो अब जो है सरकार ने इसे उधार तो लिए हैं 100 रुपये, ठीक है। तो अब सरकार जो आरबीआई को लौटाएगी तो 90 रुपये नहीं, सरकार आरबीआई को पूरे ये 100 रुपये देगी 91 डेज के बाद। क्लियर है, ठीक है। तो हमने कहा भाई आरबीआई के पास आ रहा है ट्रेजरी बिल, ठीक है, किसका, राज्य सरकार की आपकी प्रतिभूति आती है सरकार की, ठीक है, और आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई से पैसा उधार जाता है राज्य सरकार के पास, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जनता को क्या पैसा दिया भाई, सरकार के पैसा नहीं था, सरकार ने आरबीआई से लिया पैसा, आरबीआई से सरकार पैसा आया, सरकार ने इस पैसे को क्या जनता को इस पैसे को दिया योजनाओं के माध्यम से। जो योजनाओं के माध्यम से सरकार ने पैसा बांटा, फिर आपके बाजार में यहाँ पे तरलता बढ़ जाती है, लिक्विडिटी आपकी आ जाती है, मार्केट में लिक्विडिटी आई तो जनता क्या करेगा, जनता बेसिकली जनता के द्वारा जो पैसा क्या है वो बैंकों में जमा होता है, ठीक है, और इससे भी क्या आपकी तरलता बढ़ती है भाई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आप क्या है आरबीआई के पास आपकी तरलता ऊपर कम हो गई है क्योंकि आरबीआई ने पैसा गवर्नमेंट के दे दिया है, ठीक है। अब बैंकों के पास आपकी तरलता पहुँच जाती है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बैंक खाते आपके आरबीआई में तो होंगे ना जनता के, वो जनरल आपके अदर बैंक उनमें होंगे, तो तरलता कहाँ जमा हो रही है आपके बैंक में हो रही है, ठीक है। अब उन बैंकों के पास आपकी तरलता ज़्यादा है तो बैंक बेसिकली क्या करेंगे, बैंक फिर अब जो है कम ब्याज पे उधार देना वो शुरू करते हैं भाई, ठीक है, कम ब्याज में उधार देना शुरू करेंगे। उससे क्या होगा, उससे बाजार में तरलता आपकी और बढ़ेगी, ठीक है, तरलता बढ़ेगी तो आपका जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति है उसके बढ़ने का खतरा आपका बढ़ जाता है भाई, ठीक है। अब उस इन्फ्लेशन को खत्म करने के लिए क्या है, दूर करने के लिए आपका जो आरबीआई कदम उठाएगा, ठीक है। और फिर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों को जो बेसिकली है बैंकों को प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा इस सब की, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक बेसिकली क्या है अब खरीदेगा, ठीक है, बैंक ट्रेजरी बिल खरीदेगा, ठीक है, और ट्रेजरी बिल खरीदने के बदले क्या है बैंक बेसिकली पैसा देगा आरबीआई के पास, ठीक है, और सिक्योरिटी आपकी आ चुकी है बैंकों के पास, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मार्केट से तरलता कम हुई, मतलब बैंकों की तरलता कम हुई, तरलता चली जाएगी आरबीआई के पास, ठीक है। अब जब बेसिकली आरबीआई को ऐसा फील होगा कि आरबीआई को ऐसा महसूस होगा कि भाई अब क्या है, अब बाजार में तरलता नहीं है आगे जाके, ठीक है, तो जब आरबीआई को ऐसा फील होता है कि मार्केट में तरलता लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो आरबीआई वापस उन जो सिक्योरिटी है जो बैंकों के पास है उन सिक्योरिटी को खरीदने का काम करता है, वापस आरबीआई उन सिक्योरिटी को खरीदेगा खरीदेगा, उससे पैसा जो होगा पैसे का फ्लो दोबारा बैंक में जाएगा, बैंकों के पास आपका पैसा जाएगा, प्रतिभूति आपकी आरबीआई के पास जाएगी और तरलता आपकी वापस बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो चक्र आपका इस तरीके से आपका चलता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। नोट, बाजार में तरलता जो है तरलता बढ़ने पे आपका जो आरबीआई आपकी जो प्रतिभूति है उनको जो है विक्रय करता है और तरलता घटने पे प्रतिभूतियों को क्रय करता है, ठीक है। कहने का मतलब बाजार में जो तरलता आपकी तरलता ज़्यादा है तो आरबीआई के पास जो आपकी प्रतिभूति है उनको बेचेगा और बदले में कैश उठाएगा, तरलता को सूखेगा। लेकिन जब तरलता आपके मार्केट में कम है तो उन प्रतिभूतियों को क्या करता है आरबीआई, उन बैंकों से खरीदेगा और वापस पैसा को देगा जिससे तरलता बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने कहा भाई जब मुद्रास्फीति होगी तो मुद्रास्फीति में आरबीआई विक्रय करता है, अब स्फीति बढ़ेगी तो अब स्फीति में आपका जो आपका आरबीआई क्रय करता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी कितना इसमें थोड़ा ये, अब बैंक के पास आपके क्या, आपने बोला कि तरलता की कमी हुई, ठीक है, सभी जो प्रतिभूतियां हैं पहले से बैंक अब बेच चुके थे, अब क्या होगा, अब इस तरलता को बढ़ाने के लिए आपका आरबीआई ने क्या किया, फिर मार्च 2019 में फॉरेक्स स्वैप जो है उसको लाया गया। अब फॉरेक्स स्वैप को समझ भाई क्या है, तो
रुपया और डॉलर का आपस में स्वैप होना, ये समझो भाई। ठीक है, तो बैंक जो है, बैंक एक एजेंसी के रूप में क्या करता है, वो डॉलर को परिवर्तित करने का काम भी करता है रुपए में। ठीक है, तो बेसिकली बैंक जो बेसिकली है, ये आपका जो डॉलर है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, ये डॉलर मांगे, डॉलर जो है आरबीआई ने मांगा, ठीक है, आरबीआई ने मांगा डॉलर, और बदले में गए उसी मात्रा में रुपए हैं, बैंक को वापस कर दिया जाएगा आरबीआई के माध्यम से। तो फॉरेक्स स्वैप की जब बात आ रही, तो इसका क्या, स्वैप करना, स्वैप मतलब अदला बदली करना, यानी कि डॉलर देके रुपया में आपको लेना या रुपया देके और डॉलर देना। ठीक है, इस तरीके से मार्च 2019 में क्या आरबीआई की घोषणा होती है भाई, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मार्च 2019 में आरबीआई की घोषणा होगी, और आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से आपका 5 बिलियन जो डॉलर है उनको खरीदेगा भाई, कब के लिए, 3 सालों के लिए, 2019 से 2022 के लिए। खरीदने की कुछ शर्त बैंक द्वारा रखी गई थी कि 3 सालों के, यानी 2022 में क्या है, वो वापस बैंक को खरीदना होगा उस डॉलर को आरबीआई से 3 साल बाद। ठीक है, जिस दर पर खरीदोगे उसका जो निर्धारण बेसिकली आज किया जाएगा, यानी कि मार्च 2019 में, यानी जिस दर पर तुम जो है, यानी कि बैंक जिस दर पे है 3 साल बाद 2022 में आरबीआई से जो डॉलर्स खरीदेगा, ठीक है, तो उसे क्या है, फॉरवर्ड रेट बेसिकली कहा जाएगा। ठीक है, और उस रेट का निर्धारण क्या आपका आज 3 साल पहले हो जा रहा है, उस रेट का नाम क्या है, फॉरवर्ड रेट। ठीक है, बहु नीलामी प्रक्रिया के द्वारा, कि भाई जो बैंक क्या है ज़्यादा अमाउंट देगा डॉलर के लिए 3 साल बाद खरीदने के लिए, पहले उसे डॉलर आपका बेचा जाएगा। ठीक है, तो वही है कि 3 साल पहले अपनी जो बोली लग रही है उसके लिए क्या आपको जो बैंक ज़्यादा पैसा देने को तैयार है, सबसे पहले 3 साल पहले उसे कोई बेचा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब जो बहु नीलामी प्रक्रिया है उसमें भी आपका जो प्रीमियम कट ऑफ रहती है उसके आधा पैसा होगा भाई। ठीक है, यानी घटते क्रम में जिस बैंक ने सर्वाधिक बोली लगाई पहले उसे क्या है, फिर उससे कम बोली लगाने वाले को, यानी कि आपका घटते क्रम में जिस बैंक ने सर्वाधिक बोली लगाई थी पहले आप उसे दोगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में इसकी बोली थी उसको, फिर थर्ड नंबर में इसकी बोली थी, फिर फोर्थ नंबर पे, इस तरीके से क्रम आपका नीचे आपका चलता रहेगा। ठीक है, आपको गया। अब फॉरेक्स स्वैप से भाई ये क्या है भाई, फॉरेक्स स्वैप होगा, फॉरेक्स स्वैप होगा तो डॉलर आपका आ जाएगा आरबीआई के पास, डॉलर पहुंचेगा। ठीक है, आरबीआई के पास डॉलर पहुंचेगा, और जो आरबीआई के पास जो रुपया था उस डॉलर के बदले रुपया जाएगा बैंक के पास, बैंक से वो आपका डॉलर खरीद रहा है। अब आरबीआई के पास पहुंच गया डॉलर, बैंक के पास पहुंच गया रुपया। ठीक है, अब बैंक के पास रुपया आया तो रुपया आने से आपकी तरलता बढ़ गई बैंकों की, आपकी जो लिक्विडिटी वो बढ़ गई, बैंकों की जो साख सजन क्षमता है वो बढ़ गई। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऋण दे पाएंगे लोगों को, लोगों को ऋण दे पाएंगे, तो बाजार में आपकी तरलता बढ़ेगी भाई। ठीक है, बाजार में तरलता बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, इससे क्या होगा, आपका मांग बढ़ेगी, मार्केट में मांग बढ़ेगी, आपकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ने लगेगा। ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी में आपका जो है मांग बढ़ेगी, जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जीडीपी आपकी देश की होगी उसमें वृद्धि की जाएगी, आपकी जीडीपी दर में वृद्धि होगी। ठीक है, बढ़ेगी, और जो आपकी देश की धीमी अर्थव्यवस्था है उसे तेज़ी से आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प मिलेगी, आपकी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आपके आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका जो रुपया इस तरीके से आपका अंतर डालता है। ठीक है, अब बैंक के पास आपका डॉलर आ गया भाई। ठीक है, तो डॉलर आ गया तो आपको पता ही कि भाई आरबीआई क्या है, आरबीआई को विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे में जो आरबीआई के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका क्या है, उसमें आपकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, फॉरेक्स को क्या क्या आपको पूरा माजरा क्या है। क्लियर है? ठीक, अब आपको नहीं देखा रेपो रेट, हमने ऊपर ही देखा था कि रेपो रेट क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट बताइए जिस दर पे आपका क्या, जिस रेट पे आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक उधार दे रहा है, 1 साल से कम का आपका ऋण दे रहा है। ठीक है, आपका रेपो रेट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब रेपो रेट जब देखोगे तो आपके 2 टाइप के, एक होता है रेपो रेट आपका ओवर द नाइट रेपो, एक होता है टर्म रेपो। ठीक है, ओवर द नाइट रेपो और टर्म रेपो, इसको समझना है। ठीक है, अब हमने कहा भाई ओवर द नाइट रेपो मतलब क्या है, इसे बोलते हैं एक दिन की उधारी, कि भाई आरबीआई क्या करता है, एक दिन की उधारी देता है बैंकों को। ठीक है, इससे क्या है, इसमें जो बेसिकली बैंक है वो अपने जो टोटल आपका डिपॉजिट है जमा, उसका जो है 0.25% का उधार ले सकते हैं अधिकतम। कि भाई जब आप वन टाइम बेसिकली आप बोल रहे हो ओवर द आपका जो नाइट रेपो की बात कर रहे हो उसमें एक दिन की उधारी मिलती है आरबीआई के द्वारा, इसमें जो बैंकों का जो कुल उनके पास जो डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट है, उस टोटल डिपॉजिट का 0.25% का उधार उसके द्वारा लिया जाता है बैंकों का आरबीआई से उधार। ठीक है, सेकंड होता है टर्म रेपो, ये क्या है भाई, कि भाई जब आपको 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 90 दिन, ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ चाहिए। ठीक है,
14, 7, 21, 28 इस तरीके से क्या है, इस दिन तक की आपकी उधारी अगर चाहिए तो उसमें आपके आरबीआई जो है आपका टर्म रेपो में देता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो बैंक होगा, बैंक अपने टोटल जमा का क्या है इसमें 0.75% है, अधिकतम उसमें उधार ले सकता है। ठीक है, तो टर्म रेपो में 0.75% है और ओवर द नाइट रेपो में 0.25 है। ओवर द नाइट एक रात के लिए, टर्म रेपो में आपका 7, 14 इस तरीके से आपको मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों उधारी में आपका क्या हो रहा है भाई, जो आरबीआई है तो आरबीआई के पास यहाँ पे प्रतिभूतियां रखना अनिवार्य है आपके उस उधारी के बदले। ठीक है, अब मान लो बेसिकली क्या है, प्रतिभूतियां का जो मूल्य उधार का 105% होगा। मतलब कहने का है कि भाई आप जो प्रतिभूतियां दोगे तो प्रतिभूतियों का जो मूल्य होगा, जो उधार लिया है उसका 105% आपका होगा। कहने का मतलब आपने 100 रुपये का उधार लिया था तो उधार लेने पे क्या आपको जो है 105 रुपये की आपके प्रतिभूतियों पे रखनी पड़ेगी। कि भाई आप अगर 100 रुपये आप आरबीआई से उधार ले रहे हो, लेकिन आप उसके बाद जो प्रतिभूति सिक्योरिटी लोगे वो 105 रुपये की वैल्यू वाली होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, रेपो रेट का प्रभाव क्या होता है, रेपो रेट से किसमें वृद्धि हुई किसमें कमी। तो रेपो रेट से अगर आप रेपो रेट में आप वृद्धि करोगे तो आपके साख सृजन क्षमता में कमी आती है। रेपो रेट में वृद्धि होने से आपकी जो महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण आप करते हो भाई, ठीक है, ब्याज दर आपके महंगे होंगे, आपका ऋण महंगा होगा, बाजार में तरलता में कमी आएगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में आपका इसकी हेल्प मिलती है अगर आप वृद्धि करते हो किसमें, रेपो रेट में। अगर आप रेपो रेट में कमी करोगे तो जो साख सृजन क्षमता है उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। सस्ती मुद्रा नीति इसको बोला जाता है, ब्याज आपके सस्ते होंगे, ऋण आपका सस्ता होगा, तरलता में वृद्धि होगी, अस्फीति आपकी कंट्रोल में आएगी। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको समझते आपको रहना है। ठीक है, अब आपका सेकेंड रिवर्स रेपो रेट ये क्या भाई, कि भाई जो बैंक जो क्या करेगा, बैंक जब अपनी अतिरिक्त जमा को आरबीआई में जाके वो जमा करते हैं तो आरबीआई इस जमा पे आपका हर दिन का ब्याज बैंक को देते हैं। आप जनरली पढ़ते हो क्या, रेपो और रिवर्स। ठीक है, हमने हमने ये बोला है कि भाई हम मतलब जनरली हम पढ़ते हैं रेपो रेट मतलब क्या है कि भाई आरबीआई है तो रेपो रेट के जरिए आरबीआई जिस रेट पे आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है, उधार दे रहा है, ये सही भी है, ये आपका रेपो रेट है। रिवर्स भाई कि जो बैंक हैं वो जब उधार देते हैं आप किसको, आरबीआई को, इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। पर ये थोड़ा सा गलत तरीका है, इसमें आपको पढ़ना ऐसा है कि बैंक है भाई, ठीक है, तो बैंक के बाद जब अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तो वो जमा करते हैं आरबीआई के पास, वो आरबीआई को उदाहरण दे रहे हैं, आरबीआई को पैसा जरूरत नहीं है, आरबीआई के पास वो जमा करते हैं क्योंकि बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा आ गया, अतिरिक्त जमा आ गया। ठीक है, और जब आप उसे आरबीआई में जाकर जमा करते हो और आरबीआई क्या करता है, इस जमा पे है हर दिन का ब्याज बैंक को देते हैं। ठीक है, अब जो ब्याज बेसिकली है, ये ब्याज जिस दर पे मिलता है उस दर को बेसिकली आपका रिवर्स रेपो दर आप कहते हो। ठीक है, और इस दर को हम क्या पार्किंग टू आरबीआई भी कहा जाता है। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट का प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, अगर आप रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करते हो तो ये आपकी महंगी मुद्रा नीति है, आपकी साख सृजन क्षमता कम होगी बैंकों की। ठीक है, मुद्रास्फीति में कमी आपकी आएगी, ये भी आपकी ठीक है, तरलता में कमी आएगी, ब्याज दरों में आपकी काफ़ी वृद्धि आपकी हो सकती है। ठीक होगी, मतलब अगर आप रिवर्स रेपो रेटों में कमी करते हो भाई, ठीक है, यानी कि भाई बैंक को जो बैंक अपना पैसा जमा कर रहे हैं आरबीआई के पास, उनको बदले में अच्छा खासा ब्याज वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, उससे क्या होगा, ये सस्ती मुद्रा नीति बोलते हैं, सस्ती मुद्रा नीति, साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, और स्फीति को कम करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तरलता में वृद्धि होगी, ब्याज दर में आपकी कमी आपको देखने को मिलने वाली है। क्लियर है? ठीक है, तो आपका रिवर्स रेपो रेट आपका हो जाएगा। ठीक है, जब का हो गया। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमने ये आरबीआई का साख नियंत्रण में पढ़ रहे थे। ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा पारंपरिक उपकरण देखे भाई। ठीक है, हमने देखा मात्रात्मक, हमने देखा गुणात्मक। मात्रात्मक में हमने देखा बैंक दर हमने देख लिया है, हमने देखा आपका क्या है, जो खुले बाजार की आपकी क्रिया है, इस हमने फॉरेक्स स्वैप को देखा। ठीक है, हमने रेपो रेट को देखा, हमने रिवर्स रेपो रेट को देखा। ठीक है, अब इससे आगे आपका एमएसएफ आता है, आपका एलएफ आता है, मार्जिन आपका स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट आपकी फैसिलिटी, उसके बाद हम आगे आएंगे तो आपका थर्ड होगा अनुपातिक कोष प्रणाली, वीआरएस आपके वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, इसमें फिर आपको पढ़ते हो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद कोष अनुपात। ठीक है, एसएलआर पढ़ते हो, स्टैचुरी आपका लिक्विडिटी रेशियो पढ़ते हो आप। गुणात्मक के बाद आपको जो आधुनिक आप जो है नवीन उपकरण है इसमें नकारात्मक ब्याज दर पढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी पढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर होवर मनी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका आरबीआई का जो साख नियंत्रण है उसका ही आपका पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या है भाई, हम आगे जो देखेंगे आपका क्या है, ये आपका हो गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आगे आपका जो यहाँ से हम इसके आगे एमएसएफ और ये आपका देखने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते।
आई होप कि वीडियो को पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई भी आपके डाउट वगैरह रहता है तो आप टेलीग्राम और कमेंट में जाके बोल सकते हो। हाँ, जितने भी नोट्स हैं, नोट्स का लिंक आपका गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज देना, आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको शाम को उत्तराखंड क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।